नमस्कार। मैं जा रहा हूँ मैं जो वो एक ओलिगोस्पर्मिया और एज़ोस्पर्मिया की पेशेंट की पीछे का साइकोलॉजी क्या होती है। बेसिकली ओलिगोस्पर्मिया में अगर सीवियर ओलिगोस्पर्मिया आ रहा है तो वहाँ पर डॉक्टर्स सीधा रिकमेंड कर देते हैं कि भी यहाँ पर आप आईवीएफ करवा लो, जिसकी वजह से आपको कंसीव हो जाए, चाइल्ड एज अ गिफ्ट मिल जाए। और अगर आप एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट हो तो वो सीधा आपको ये रिकमेंड कर देते हैं कि आप सीधा डोनर से आईवीएफ करवा लो। बेसिकली ये एक अप्रोच है आपकी एलोपैथी की, क्योंकि वो अप्रोच इसलिए है क्योंकि उनके पास ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जिसमें आपके स्पर्म काउंट बढ़ा सके। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई कमी है, उनकी अप्रोच एक होती है कि आपने स्टडी कर रखा हो कि उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं है कि उनके पास मेडिसिन नहीं है, उनके पास मेडिसिन है तो मल्टीविटामिन्स हैं, प्रोटीन के डेरिवेटिव्स हैं और इसके साथ आपको जिंक के कैप्सूल्स मिल जाएंगे। ये सारी उनके प्रिस्क्रिप्शन में आप देखते भी होगे और आपने अगर इसके पेशेंट हो तो आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ें दवाइयाँ ली भी होगी, तो इससे आपको हेल्प नहीं मिलती है। रादर देन अगर आप किसी और पैथी में जाते हो, अगर आप होम्योपैथ चूज़ करते हो या आयुर्वेद चूज़ करते हो, वहाँ पर इनके रिजल्ट एज़ कम्पेयर टू एलोपैथी से ज़्यादा बेटर मिल जाते हैं। अब यहाँ पर एलोपैथी के पास अगर वो ट्रीटमेंट देते हैं और उस ट्रीटमेंट के बाद आपका कुछ स्पर्म काउंट नहीं बढ़ता है तो वो आपको रिकमेंड कर देते हैं सीधा आईवीएफ के लिए। बट एलोपैथी में ट्रीटमेंट की लिमिटेशंस तो है, बट उनके पास एक अप्रोच अच्छी है आईवीएफ की। बट आयुर्वेद में क्या है या होम्योपैथ में क्या है कि आयुर्वेद और होम्योपैथ में आपको ठीक करने की पूरी क्षमता रहती है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली आपके उन चीज़ों पे काम किया जाता है जो बेसिकली जिसकी वजह से आपको दिक्कत जनरेट हुई हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपको लंबे टाइम से आईबीएस की दिक्कत है, तो आईबीएस पे आयुर्वेद भी अच्छा काम कर जाता है, होम्योपैथ भी अच्छा काम कर जाता है, जिसकी वजह से आपको अच्छा बेटर रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। बट उसके पीछे ये ज़रूरी होता है कि आपकी केस हिस्ट्री कैसे हुई है। ऐसा नहीं है कि आपको सीधा गए और आपको डॉक्टर सीधा ही बोल देगा कि आप आईबीएस के पेशेंट हो इसलिए आपके स्पर्म काउंट नहीं मिल रहे, तो उसके लिए केस हिस्ट्री रिक्वायरमेंट होती है। इसी के साथ अगर हम कोई और चीज़ें जाएँ, हमारे लीवर डिसऑर्डर में भी स्पर्म काउंट कम होता है, हमारे इंटेस्टाइन अगर फंक्शनिंग कम कर रही होती है तो भी हमारे स्पर्म काउंट लो होते हैं। तो और इसी के साथ अगर आपका डाइजेशन सिस्टम वीक है या आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन है, उसकी वजह से भी स्लो डाउन होता है। तो वो कुछ चीज़ें पकड़ने की ज़रूरी होती हैं जहाँ पर आयुर्वेद और होम्योपैथ ज़्यादा सेटल और या ज़्यादा सक्सेसफुल मिल जाता है। अब इसके बाद एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट की बात करें तो एज़ोस्पर्मिया को सीधा ही बोल दिया जाता है आप डोनर लीजिए। अब वहाँ पर डोनर एक्चुअली इसलिए भी है क्योंकि हमारे पास खुद के स्पर्म नहीं है। अब हमको अपने स्पर्म काउंट लाने के लिए कुछ अलग अलग चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अगर हमारा मैच्योरेशन अरेस्ट का केस है तो वहाँ पर हम पेशेंट्स को रिकवरी देखते हैं, वहाँ पर मिलती भी है, बट वैसी रिकवरी नहीं मिलती जैसे एक नॉर्मल या ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट को रिकवरी मिली हो या जैसे एक सीवियर ओलिगोस्पर्मिया को रिकवरी मिली हो। वहाँ पर रिकवरी हमें कम देखने को मिलती है। जैसे कि एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट अगर रिकवर होते भी हैं तो वो सीधा चल जाते हैं 5 मिलियन पे, 4 मिलियन पे या 7 मिलियन या 12 मिलियन पे जाकर स्ट्रक्चर्ड हो जाते हैं, वो उससे ज़्यादा उनके बढ़ते नहीं हैं जब तक वहाँ पर मैच्योरेशन अरेस्ट का केस है। मैच्योरेशन के अरेस्ट के केसेस यहाँ पर रिकवरी इतने लेवल तक तो पहुँच जाते हैं बट इसके आगे बढ़ नहीं पाते, और जब इस लेवल पर पहुँच जाते हैं तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आपके पास भी आईवीएफ। अगर आप अपने स्पर्म काउंट से चाइल्ड लेना चाहते हैं या कंसीव करना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन खुल जाता है। और इसी के साथ ओलिगोस्पर्मिया में तो फुल रिकवरी हो जाती है, वहाँ पर कोई टेंशन की बात नहीं होती। वो सिर्फ एक रूट कॉज देख लेते हैं कि आपको दिक्कत क्या है, उसके ऊपर काम करते हैं और आपकी रिकवरी ईजिली मिल जाती है। अब एज़ोस्पर्मिया में एक और हमें चैलेंज फेस करना पड़ता है, वो ये करना पड़ता है कि हर पेशेंट की रिकवरी नहीं होती। हर पेशेंट की रिकवरी इसलिए भी नहीं होती क्योंकि पेशेंट मेरे ख्याल से जब भी किसी डॉक्टर के पास जाता है तो उसको ये लगता है कि पता नहीं रिकवर होऊंगा या नहीं होगा, तो वहाँ पर मेरे ख्याल से एक ट्रस्ट इशू आता है। ट्रस्ट इशू आने की वजह से वो मेडिसिन को उस तरीके से नहीं लेता, या समझ लीजिए एक्सरसाइज को उस तरीके से नहीं लेता जिस तरीके से एक नॉर्मल पेशेंट को लेना चाहिए। अब यहाँ पर एक्सरसाइज इतना काम नहीं करती, फिर भी हम उनको रिकमेंड इसलिए करते हैं कि पेशेंट अपनी साइड से जतन जरूर करे। जतन करने का फ़ायदा ये मिलता है कि जब वो जतन करता है अपनी उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, तो वो जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हेल्प ऊपर वाले की भी मिल जाती है, जिससे हम ये देखते हैं कि पेशेंट रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं यहाँ पर पेशेंट की अगर मैं एक बात करूँ, जितने पेशेंट रिकवर होते हैं उसमें और जो पेशेंट रिकवर नहीं होते उनमें एक फ़र्क ज़रूर दिखाई देता है हमें। वो फ़र्क ये होता है कि जो पेशेंट हमारे पास आता है
जो रिकवर होता है वो अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ होता है, और जो पेशेंट नहीं रिकवर होता वो अपनी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से नहीं होता। उनकी सोच में ही ये बदलाव देखने को मिलता है कि वो सोचता इस तरीके से कि मैं दवाइयाँ ले लूँगा और मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा पता ही नहीं। और एक है जो पेशेंट को ये इनटेक करके दवाइयाँ ऐसे इनटेक कर रहा है कि मैं रिकवर ही हूँगा, तो वहाँ पे पेशेंट को रिकवरी देखने को मिल जाती है। तो पेशेंट टू पेशेंट कुछ चीज़ें वेरी करती हैं। ऐसा नहीं है कि पेशेंट सारे ही मैचुरेशन रिस्क के केस होते हैं। जैसे कि हम ब्लॉकेज के पेशेंट देखें तो वहाँ पर मैंने रिकवरी देखी है, इवन अपने टेस्टिमोनियल में भी बताता हूँ, सीधा 30 मिलियन पे जंप किया, सीधा 50 मिलियन पे जंप किया, सीधा 0 to 80 मिलियन पे जंप किया। वहाँ पर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रही होती है जिसकी वजह से स्पर्म काउंट बाहर नहीं आ रहा था। वहाँ की रिकवरी अच्छी मिल जाती है और फास्ट भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पेशेंट को लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट चलाना पड़ता है, 2-3 महीने के अंदर भी पेशेंट आराम से रिकवर हो जाता है। इसी के साथ सेकंड अगर मैं बात करूं, जहाँ पर हम कहते हैं कि हार्मोन इम्बैलेंसेस की बात करें, जहाँ पर हाइपोगोनाडिज्म का केस हो या जहाँ पर हार्मोन्स हमारा साथ नहीं दे रहे, वहाँ पर भी हम रिकवरी देखते हैं। बट वहाँ पर भी रिकवरी हमें एज सच नहीं मिलती जो हमें फ्रूटफुल जगह पे हमें स्टैंड करती हो। जैसे WHO के अकॉर्डिंग हमें 15 मिलियन रिक्वायरमेंट है NFM फॉर अ कंसीव, बट 15 मिलियन तक पहुँचने में भी वहाँ पर भी टाइम लग जाता है, क्योंकि LH FSH हमारे एक तरीके से बाइंडर की तरह काम करते हैं, जो हमारे स्पर्म को बाइंड करते हैं, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। ये हमेशा ही आपको अब इसलिए भी दिखाई देते हैं अपनी बॉडी में क्योंकि वो अपना काम नहीं कर रहे होते। जो हार्मोन नहीं काम कर रहे इसलिए आपकी ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा दौड़ रहे हैं। अगर वो काम कर रहे होते तो वो ब्लड स्ट्रीम में कम नहीं अपने काम पे काम कर रहे होते, इस वजह से वहाँ पर हमें लैग देखने को मिलता है। सो गाइज, अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि आपके स्पर्म काउंट कम हुए हैं, किस रीज़न से हुए हैं, तो भी आप मेरे को नीचे दिए हुए नंबर पे इन्फॉर्म कर सकते हैं, हम उस पर एक्शन ले सकते हैं। या फिर आपको कोई ऐसी हिस्ट्री लगती है कि पीछे मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से मेरे स्पर्म काउंट है, तो शायद हम उन सारी चीज़ों पे भी आपसे बात करके उन सब चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपको कैसी भी दिक्कत है, आप नीचे दिए हुए नंबर पर मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सोल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप मेरे रिपोर्ट्स देखिए जो पेशेंट रिकवर हुए हैं एज़ोस्पर्मिया से भी और ओलिगोस्पर्मिया से भी और सीवियर ओलिगोस्पर्मिया से भी। ये आपके सामने रिपोर्ट्स हैं, बिफोर और आफ्टर पॉज करके भी देख सकते हैं। इसी के साथ बाय बाय एंड थैंक यू।